जब भी हम क्लियोपैट्रा का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद हॉलीवुड की फिल्में। एक खूबसूरत रानी जिसके जादू में बड़े बड़े रोमन योद्धा फंस गए और बर्बाद हो गए। पर क्या ये कहानी सच है? आज हम इसी मिथक के पर्दे को हटाकर असली क्लियोपैट्रा से मिलेंगे। वो क्लियोपैट्रा जो एक कमाल की रणनीतिकार, कई भाषाएं जानने वाली विद्वान और हाँ, मिस्र की आखिरी फराओ थी। तो देखिए, दो तस्वीरें हैं। एक तरफ है वो कहानी जो सबने सुनी, एक खूबसूरत चालाक रानी, और दूसरी तरफ है हकीकत, एक पढ़ी लिखी कई भाषाएं जानने वाली माहिर पॉलिटिशियन। और यही समझना सबसे जरूरी है कि क्लियोपैट्रा की असली पावर उनकी खूबसूरती नहीं थी, उनका दिमाग था। एक ऐसा दिमाग जो जमाने के सबसे ताकतवर मर्दों पर भी भारी पड़ता था। तो आज हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? सबसे पहले हम हॉलीवुड के मिथक से पर्दा हटाएंगे, फिर देखेंगे कि कैसे उन्होंने सीजर के साथ मिलकर सत्ता हासिल की। उसके बाद एंटनी के साथ एक नया साम्राज्य बनाने का उनका बड़ा सपना क्या था, इस पर बात करेंगे। और हाँ, वो प्रोपेगेंडा वॉल भी देखेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। आखिर में उनकी मौत और उस अनसुलझे रहस्य की बात होगी जो आज तक एक पहेली है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। क्लियोपैट्रा की कहानी असल में उनकी परवरिश से ही शुरू हो जाती है। एक ऐसी परवरिश जो उन्हें उस वक्त की किसी भी औरत से, या कहूँ किसी भी शासक से, बिल्कुल अलग बनाती थी। अब ये बात सुनकर हैरानी होगी। सोचिए, उनका परिवार टॉलेमिक वंश मिस्र पर 300 साल से राज कर रहा था। 300 साल! और इतने सालों में किसी ने भी वहां की लोकल भाषा यानी मिस्री भाषा सीखने की जहमत तक नहीं उठाई। क्लियोपैट्रा वो पहली थी। और ये सिर्फ भाषा सीखना नहीं था, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। एक ऐसा कदम जिससे वो सीधे अपनी जनता और वहां के ताकतवर पुजारियों से जुड़ गईं। उनकी दिमागी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो करीब 8 भाषाएं बोलती थीं। सोचकर देखिए, जब रोमन जनरल आते थे तो वो उनसे लैटिन में बात करती थी, कोई ट्रांसलेटर नहीं। जब पूरब से दुश्मन आते तो उनकी भाषा में जवाब देती। अलेक्जेंड्रिया में रहने वाले यहूदियों से उनकी अपनी भाषा में बात करती। मतलब हर भाषा उनके लिए एक टूल थी, एक हथियार। इसी से तो उन्होंने इतने बड़े और अलग अलग लोगों वाले साम्राज्य को कंट्रोल किया। ठीक है, तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक जवान क्लियोपैट्रा ने सत्ता के लिए अपना पहला और शायद सबसे बड़ा जुआ खेला। और ये दांव किस पर लगा था? उस वक्त दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी पर, जूलियस सीजर। कहानी बड़ी फिल्मी है पर सच है। हुआ ये कि उनके अपने भाई ने उन्हें महल से निकाल दिया था। अब अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद को एक कालीन, या कुछ कहते हैं कि एक बड़े से बोरे में लपेट लिया, और उनके एक वफादार नौकर ने उस बोरे को कंधों पर उठाकर सीधे सीजर के कमरे में पहुंचा दिया। और जब वो बोरा खोला गया तो उसमें से निकली क्लियोपैट्रा, सीधे सीजर के पैरों के पास। ये सिर्फ ड्रामा नहीं था, ये हिम्मत थी, ये स्ट्रैटेजी थी, और ये सत्ता पाने का एक जबरदस्त जुनून था। और देखिए, सीजर के साथ उनका रिश्ता कोई आम लव स्टोरी नहीं थी। ये एक पावरफुल पॉलिटिकल अलायंस था, एक गठबंधन। और इस गठबंधन का नतीजा था एक बेटा, सीजेरियन, यानी छोटा सीजर। अब ये बच्चा सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वो मिस्र और रोम के बीच एक जिंदा लिंक था। और रोम में सीजर के दुश्मनों, खासकर उनके गोद लिए बेटे ऑक्टेवियन के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा खतरा था। क्यों? क्योंकि सीजेरियन सीजर का अपना खून था। अब सीजर की हत्या हो गई और रोम में गृह युद्ध छिड़ गया। क्लियोपैट्रा को फिर से एक नए पार्टनर की जरूरत थी अपनी कुर्सी बचाने के लिए। और इस बार उनकी नजर पड़ी एक और पावरफुल रोमन पर, मार्क एंटनी। लेकिन इस बार उनका प्लान सिर्फ अपना सिंहासन बचाने का नहीं था। नहीं, इस बार सपना बड़ा था, एक नया साम्राज्य बनाने का, एक ऐसा पूर्वी साम्राज्य जो रोम को सीधी टक्कर दे सके। एंटनी से उनकी जो पहली मुलाकात हुई ना, वो तो इतिहास का एक आइकॉनिक सीन है। एंटनी ने उन्हें एक जूनियर की तरह बुलाया था हिसाब किताब के लिए। लेकिन क्लियोपैट्रा कैसे पहुंची? एक देवी की तरह, एक सोने की नाव, बैंगनी पर्दे, चारों तरफ खुशबू। उन्होंने अपनी दौलत और पावर का ऐसा शो किया कि एंटनी बस देखते रह गए। क्लियोपैट्रा ने पहली ही मुलाकात में साफ कर दिया कि वो कोई आम रानी नहीं है, वो बराबरी की खिलाड़ी हैं। अलेक्जेंड्रिया में उनकी लाइफस्टाइल एकदम शानदार थी। उन्होंने एक क्लब भी बनाया था जिसका नाम था इनिमिटेबल लिवर्स, मतलब जिनकी तरह कोई जी नहीं सकता। खूब पार्टियां, खूब दावतें। लेकिन ये सिर्फ मौज मस्ती नहीं थी, ये भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था।
ये दुनिया को दिखाने का तरीका था कि देखो हमारा पूर्वी साम्राज्य कितना अमीर और खुशहाल है रोम की सादगी के मुकाबले। ये एक तरह का सॉफ्ट पावर का खेल था। और फिर उन्होंने एक ऐसा काम किया जो एक पॉलिटिकल बॉम्ब की तरह था। इसे कहते हैं डोनेशंस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। उन्होंने एक बड़े पब्लिक फंक्शन में अपने बच्चों को बड़े बड़े इलाकों का राजा रानी घोषित कर दिया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सिजेरियन को जूलियस सीजर का असली बेटा और वारिस बता दिया। ये रोम में बैठे ऑक्टेवियन के लिए एक सीधी चुनौती थी, एक खुली बगावत। तो बस यहाँ से असली लड़ाई शुरू हुई। लेकिन ये तलवारों की लड़ाई से पहले शब्दों की लड़ाई थी, एक प्रोपेगेंडा वॉर। और इस खेल में ऑक्टेवियन उस्ताद थे। रोम में ऑक्टेवियन ने क्लियोपैट्रा की इमेज कैसी बनाई? एक विदेशी जादूगरनी, एक राक्षसी जो हमारे महान जनरल को अपने जाल में फंसा रही है। और ये प्रोपेगेंडा इतना जबरदस्त था कि रोम के लोग सच में मानने लगे कि एंटनी अब रोमन नहीं रहा, वो एक विदेशी रानी का गुलाम बन गया है। जबकि दूसरी तरफ अलेक्जेंड्रिया में एंटनी और क्लियोपैट्रा कह रहे थे कि सीजर का असली वारिस तो हमारे पास है और हम एक नया शक्तिशाली साम्राज्य बना रहे हैं। लेकिन ऑक्टेवियन का मास्टर स्ट्रोक अभी बाकी था। उसने गैर कानूनी तरीके से एंटनी की वसीयत हासिल की और उसे पूरे रोम के सामने पढ़ दिया। और उस वसीयत में क्या लिखा था कि एंटनी मरने के बाद रोम में नहीं बल्कि अलेक्जेंड्रिया में क्लियोपैट्रा के बगल में दफन होना चाहता है। बस रोम के लोगों के लिए ये देशद्रोह था। इस एक चाल ने एंटनी की इज्जत मिट्टी में मिला दी और ऑक्टेवियन को जंग छेड़ने का बहाना मिल गया। लड़ाई हुई और वो हार गए। अब अंत नजदीक था। लेकिन क्लियोपैट्रा हार मानने वालों में से नहीं थी। उनके आखिरी दिन गुलामी स्वीकार करने के नहीं बल्कि उसका विरोध करने के थे अपने अंदाज में। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। ऑक्टेवियन की सेना अलेक्जेंड्रिया में घुस गई। एंटनी ने खुद को खत्म कर लिया। क्लियोपैट्रा को पकड़ लिया गया और जब उन्होंने ऑक्टेवियन से बात की तो उन्हें समझ आ गया कि वो उन्हें एक ट्रॉफी की तरह रोम की सड़कों पर घुमाना चाहता है, जंजीरों में। एक फराओ के लिए इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता था और ये वो कभी होने नहीं देती। तो वो मरी कैसे? ये आज भी एक मिस्ट्री है। सांप वाली कहानी सब जानते हैं कि अंजीर की टोकरी में एक कोबरा लाया गया था। हो सकता है कि कोई तेज असर वाला जहर था जो उन्होंने किसी पिन में छुपा रखा हो। लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि कैसे, असल सवाल है क्यों। और जवाब साफ है, उन्होंने अपनी मौत खुद चुनी ताकि वो अपनी किस्मत की मालिक रहें, ताकि ऑक्टेवियन को उन्हें जलील करने का मौका ना मिले। अपनी मौत में भी उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक रानी है। और यहीं से शुरू होता है कहानी का आखिरी अनसुलझा चैप्टर, एक ऐसा रहस्य जो आज भी बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट्स को अपनी तरफ खींचता है, उनकी कब्र की खोज। कहते हैं कि ऑक्टेवियन ने एक आखिरी सम्मान देते हुए एंटनी और क्लियोपैट्रा को एक साथ दफनाने की इजाजत दी थी, पर वो कब्र है कहाँ? ये इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। 2000 साल से ज्यादा हो गए, किसी को नहीं पता। क्या वो समंदर में समा गई या आज भी रेगिस्तान की रेत के नीचे कहीं दबी हुई है? लेकिन हाल ही में कुछ बहुत एक्साइटिंग हुआ है। एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं कैटलीन मार्टिनेज, उन्हें टैपोसिरिस मैग्ना नाम की जगह पर एक बहुत बड़ी 4300 फीट लंबे सुरंग मिली है और उनका मानना है कि यही वो जगह हो सकती है। क्यों? क्योंकि क्लियोपैट्रा खुद को देवी आइसिस का अवतार मानती थी और ये मंदिर उसी देवी का था। इस खोज ने उस खोई हुई कब्र को ढूंढने की उम्मीद को फिर से जिंदा कर दिया है। तो सवाल यही है, अगर वो कब्र मिल गई तो क्या उसके अंदर से ऐसी कहानी निकलेगी जो 2000 साल पुराने रोमन प्रोपेगेंडा को हमेशा के लिए खत्म कर दे? क्या हमें वो असली क्लियोपैट्रा मिलेगी जिसे इतिहास ने नहीं बल्कि उसके दुश्मनों ने लिखा था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें बहुत जल्द मिल सकता है।